हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मछलीपट्टनम सी पोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अटल ब्रिज को लेकर के। तो अटल ब्रिज का फॉर्मेशन गुजरात स्टेट में अहमदाबाद सिटी में जो साबरमती रिवर फ्लो होती है उसके ऊपर किया गया है। ये जो अटल ब्रिज है इसको फुट ब्रिज या फिर पेडेस्ट्रियन ब्रिज और साइक्लिस्ट जो है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अटल ब्रिज की। अब हम बात कर लेते हैं साबरमती रिवर की, क्योंकि साबरमती रिवर के ऊपर ही अटल ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है। साबरमती रिवर हमारे इंडिया में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें से एक है और इम्पोर्टेंट रिवर है। राजस्थान स्टेट में अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है और इसके बाद में गुजरात स्टेट से फ्लो करती हुई लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में अपने आप को मर्ज करती है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं अटल ब्रिज को लेकर के और साबरमती रिवर को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किस तरीके से सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन का जो शॉर्ट टेन्योर है वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है हमारे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को लेकर के। यहाँ पर जुडिशरी ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम बात करें 1950s के टाइम की, तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हुआ करते थे उनका टर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 8 साल भी टर्म वहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन 2004 के बाद में अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले यूपीए गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 8 साल के टाइम पीरियड में 6 सीईसी 6 चीफ इलेक्शन कमीशन देखने को मिले। और अगर हम बात करें 2015 के बाद में तो 7 साल में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो देखने को मिले। मतलब कुछ 100 डेज का जो है उनका टर्म, उनका टेन्योर देखने को मिल रहा है। तो एक बेसिक प्रोविजन है ये कि जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो एक लॉन्ग पीरियड होना चाहिए ताकि एक डिटेल्ड फॉर्म में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर पाए। साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 इसका सेक्शन 4 ये बोलता है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके टर्म की अगर हम बात करें तो या तो 6 साल या फिर 65 ईयर की जो एज है वो हो जाए। जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उसके बेसिस पर जो है वो ये जो मतलब उनकी टर्म जो है ये बताई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी जो टर्म है वो एक लॉन्ग पीरियड की होनी चाहिए ताकि बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीन्स इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में बताया गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब इनकी लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, इसमें लेकर के इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात नहीं बताई गई है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी टर्म को लेकर के भी कोई स्पेसिफाइड वर्ड जो है वो डिक्लेयर नहीं करता है कि इतने साल की इनकी टर्म तो होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। साथ ही साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बार भी नहीं करता है, मतलब रोक भी नहीं लगाता है कि कोई पर्सन इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अगर रह गया तो वो रिटायर के बाद में दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जो है उसका नहीं हो सकता है। इस तरीके का कोई बार, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
क्लियरली किन किन पॉइंट्स को मेंशन किया गया है और किन किन पॉइंट्स को नहीं मेंशन किया गया है। ये बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो बहुत बार कोई भी टर्म जो है वो न्यूज़ में है, उसको लेकर के उससे रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे और एक स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाता है कि इस टर्म के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है या फिर नहीं बोला गया है। आप हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जाकर के व्यू कर सकते हो। और जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और पॉलिटी तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेसिक प्रोविजन जो है वो आपको पता होना चाहिए। आप ये बताओगे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में बताया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक बातें बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, देखो फ्रंट पेज पर ही आर्टिकल है और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड पैक्ट को लेकर के डिस्कशन चल रहा है उसी के बारे में जो हमारे मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि इस ट्रेड पैक्ट को ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने रेटिफाइड कर दिया है और इससे बेसिक अपॉर्चुनिटी क्या देखने को मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि इसकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो भी क्रिएट होंगी। मीन हमारे इंडिया का जो यूथ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये ट्रेड पैक्ट। अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डिस्कस करें तो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोनों कंट्री जो हैं वो अपने अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को एक दूसरे कंट्रीज़ में प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ में जॉब जो है वो भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, तो देखो इस आर्टिकल में बताया गया है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सुसाइडल जो केस हैं वो इंडिया में इंक्रीज़ हो गए हैं और लास्ट 3 इयर्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो हमारे इंडिया की फर्स्ट नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्च की गई है और इसमें 2030 तक टारगेट रखा गया है कि हम 10% तक रिडक्शन करें। इस आर्टिकल में बताया गया है कि WHO ने भी इसको लेकर के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है और यहाँ पर मेन अगर हम पॉइंट की बात करें तो उसकी वजह से फैमिली डिस्टर्बेंस, इलनेस या फिर और भी अदर जैसे कि मैरिज इशू या फिर और भी जैसे करप्शन, ब्राइब, ये कुछ मेजर इशू है जिसकी वजह से सुसाइड जो है वो देखने को मिलता है। ओके, तो बेसिक प्रॉब्लम ये है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो नई स्ट्रेटजी लाई गई है इसमें डिसाइड किया गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम क्या करेंगे, सुसाइड को लेकर के एक अवेयरनेस और एक इस तरीके का हम मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे कि सुसाइडल जो थ्योरी है, सुसाइडल जो इश्यूज है उनको रेगुलेट करने की, मेंटली जो डिप्रेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए और इस तरीके के डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इम्प्लीमेंट हो पाए। साथ ही साथ में नेक्स्ट 8 ईयर में क्या किया जाएगा कि जो हमारा करिकुलम है उसमें इस तरीके के पॉइंट्स को रखा जाएगा, जो भी सुसाइड को लेकर के एक बेसिक अवेयरनेस है कि किस तरीके का डिप्रेशन, क्या क्या इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की जाएंगी। फिर कुछ मोटिवेशन स्टोरीज में इसमें इन्वॉल्व की जाएंगी ताकि उसका एक रिजल्ट जो है कि इस तरीके का डिप्रेशन पर उसका इस तरीके से उसको ओवरकम किया तो ये रिजल्ट देखने को मिला, ये भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव, एक एनर्जेटिक जो है वो इसका रिजल्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो नई स्ट्रेटजी है वो हमारे यूथ को सेव करने के बारे में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें मैन की तो 15 to 29 ईयर के जो मैन हैं उनमें ज़्यादा सुसाइडल थॉट जो हैं वो देखने को मिलते हैं और विमेन की अगर हम बात करें तो 15 to 19 ईयर की जो एज की विमेन है उनमें ज़्यादा सुसाइडल केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो रोक कब लगाई जाएगी, जब उसको लेकर के अवेयरनेस होगा, बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आप लोगों के साथ में नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और जब अवेयरनेस होगी तो इसका रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में ही बताया गया है कि जो पहले बिल लाया गया था उसको स्क्रैप कर दिया गया, उसके बाद में नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस बिल में
क्या क्या मेजर इशू हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, जो पहले बिल लाया गया था, या फिर हम बात करें, श्री कृष्णा जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो जुडिशरी है उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का जो एक डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के जो उनका रेगुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो नया बिल आया गया है इसमें भी अथॉरिटी की बात की गई है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के। लेकिन उस अथॉरिटी के ऊपर जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल ज़्यादा बनाया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो श्री कृष्णा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी और जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन एक तरीके से प्राइवेसी को एनक्रोच किया जा सकता है, तो इनके ऊपर इंडिपेंडेंट तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए और किसी भी तरीके से इसको गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट ज़्यादा तरीके से ना कर पाए, ताकि कुछ इशू जो हैं वो बाद में देखने को मिले। तो इंडिपेंडेंट तरीके से लॉ होना चाहिए और उसी के बेसिस पर इसको रेगुलेट किया जा सके। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिन जिन इश्यूज के ऊपर अभी पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया गया है इस प्रोटेक्शन बिल को, तो इन इश्यूज के ऊपर सॉल्यूशन होना चाहिए और तब जाकर के बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आपको यहाँ पर लिखना है, याद करना है इन जो विलेजेस हैं उनके नेम। तो जो राइटर हैं वो हैं पंचायती राज की जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। राइटर ने ये बोला है कि देखो, COP26 में हमने कुछ पंचामृत इनिशिएटिव लिया था और हमने ये फोकस किया था कि इन 5 बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जो भी हमारे टारगेट है, जैसे कि हमने टारगेट लिया कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल जो है वो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब मतलब कार्बन का एमिशन जो है वो 0 करेंगे, सीधी और सिंपल बात ये है। तो राइटर ने यहाँ पर ये बोला है कि हमारा जो भी बेसिक प्रोविजन होना चाहिए, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको हम बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट करें, मतलब ग्राउंड लेवल पर हम इम्प्लीमेंट करें। हमारा जो पंचायती राज सेक्शन है उसको, हमारा जो गांव है, जो हमारे विलेजेस हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पर राइटर ने कुछ एग्जाम्पल की भी बात की है कि इन एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो विलेजेस हैं वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज डिस्कशन की जब बात आती है तो मेन फोकस किया जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, मतलब 0 कार्बन डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिले, हर चीज़ में जो है वो एमिशन कम से कम हो। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ सालों में हम बात करें तो बहुत सारी जो पंचायत हैं, तो यहाँ पर बताया गया है केरला स्टेट की जो मीननगाड़ी ग्राम पंचायत है उसका एग्जाम्पल, कि किस तरीके से 2016 से अगर हम देखें तो ये जो मीननगाड़ी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर कार्बन न्यूट्रल मीननगाड़ी जो है इसको लेकर के एक प्रोजेक्ट लाया गया और उसमें मेन एम ये था कि मीननगाड़ी जो है उसको कार्बन न्यूट्रलिटी की स्टेज पर लाया जा सके। इसके लिए कैंपेन, क्लासेज, स्टडीज, ये सब कुछ फोकस किया गया। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो इनिशियली स्टार्ट किए गए। ग्रीन हाउस गैसेज emission inventory was also prepared. The panchayat was found to be carbon positive. An action plan was prepared by organizing ग्राम सभा मीटिंग्स। मतलब ग्राम सभा क्या होता है, जो भी 18 ईयर्स के ऊपर के जो भी मतलब इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम रजिस्टर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और गांव के अपग्रेडेशन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। तो इसी ग्राम सभा में कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर फोकस किया गया और उसी का ये रिजल्ट रहा कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जो है ये मीननगाड़ी में देखने को मिला। साथ ही साथ में यहाँ पर ट्री बैंकिंग जो है उसके ऊपर भी फोकस किया गया। ट्री बैंकिंग क्या है कि इसमें पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं, फिर उनकी जियो टैगिंग की जाती है और जियो टैगिंग के बेसिस पर उन ट्रीज़ की जो ग्रोथ है उनको भी मॉनिटर किया जाता है। और अब तक अगर व्यू करें तो 1,58,816 ट्री जो हैं वो इसमें लगाए जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पूरी कम्युनिटी जो है, आप स्कूल ले लीजिए, यूथ ले लीजिए, ओल्ड लोग ले लीजिए, सभी का यहाँ पर इंक्लूजन देखने को मिला, तब जाकर के रिजल्ट यहाँ पर आया है। ओके,
तो मतलब कम्युनिटी सेंट्रिक जो है वो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हम देख पाएंगे। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के पल्ली ग्राम पंचायत का। वहाँ पर भी पीपल सेंट्रिक मॉडल देखने को मिलता है और लोकल एक्टिविटी जो है वो इस तरीके से है कि एमिशन कम से कम हो, और जो बायोगैस जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वहाँ पर फोकस किया जा रहा है ताकि फोसिल फ्यूल के ऊपर जो है वो डिपेंडेंस कम से कम हो। सोलर एनर्जी का यूज़ करें, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। ओके, और बायोगैस और सोलर पैनल जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 500 किलोवाट के सोलर प्लांट है और 340 जो है उसको हाउस होल्ड के लिए यूज किया जाता है। कुछ अदर ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेसवाल ग्राम पंचायत है। द कालीबेन रिवर वाज रिजुविनेटेड विद पीपल इन्वॉल्वमेंट, मतलब इस रिवर को यहाँ के लोगों ने मिलकर के रिजुविनेट कर दिया। दूसरा यहाँ पर तमिलनाडु का जो ओडानथ्री पंचायत है वहाँ पर विंड मिल स्थापित की गई है और इसका यूज़ किया जाता है अदर वर्क के लिए। यहाँ पर केरला का ही एक अदर ग्राम पंचायत है जिसका नाम है चपरा पडाऊ ग्राम पंचायत। वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन आइलैंड्स है दैट हैव बीन नर्चर्ड बाय द कम्युनिटी। मैनी मोर पंचायत आर कमिंग फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं जो हमें 2030 तक कंप्लीट करने हैं, इनमें से हम मैक्सिमम एसडीजी गोल्स को अगर हम ग्राम पंचायत लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमारा कंट्री है वो तो इनडायरेक्टली जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो राइटर का यहाँ पर बोलना है कि हमें फोकस ये करना है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उनको हम क्लीन एंड ग्रीन ग्राम पंचायत जो है इस थीम के ऊपर काम करें ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर पाएँ। तो ये जो भी ग्राम पंचायत के नेम है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इसी तरीके की जब आप स्पेसिफिक टर्म्स को लिखते हैं ना, तभी आपका आंसर जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल वे में जो है वो रिप्रेजेंट होता है। ओके, सिर्फ थ्योरी लिखने से कुछ नहीं होता, उसमें फैक्ट्स भी आपको इनपुट करने होते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, तो उससे रिलेटेड आप फैक्ट्स को लिखिए। और फैक्ट्स जब आप लिखते हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आपके नंबर्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर। देखो टेक्स्ट पेज पर जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि आरबीआई जो है वो अदर बैंक, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनके साथ में डिस्कशन कर रही है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो डिपॉजिट जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, उसमें अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आरबीआई जो है वो अदर बैंक के साथ में डिस्कशन कि अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो पॉलिसी है वो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कीजिए कि उसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले ताकि जो डिपॉजिट रेट जो है वो उसमें दोबारा से इंक्रीज देखने को मिले। वैसे अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से ये सारा जो ग्रोथ रेट है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आसियान ग्रुप के साथ में मिलकर के डिस्कशन किया कि इंडिया और आसियान ग्रुप के जो रिलेशन है उनको 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हमारे 30 इयर्स के रिलेशन रहे। यहाँ पर उन्होंने फोकस किया कि नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि 2 पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करें। एक तो जो हमारे बीचेस पे जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हम कर्ब करने की कोशिश करें। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इंडिया में जो बीचेस हैं उनको एनसीसी कैडेट जो होते हैं वो उनको क्लीन करने का काम करते हैं। तो आसियान कंट्रीज़ में भी जो भी इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है या कैंडिडेट्स हैं, इन दोनों का अगर हम टाई अप करें इंडिया और आसियान कंट्रीज़ का तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि डिफेंस में मतलब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो मिशन है उनमें विमेन का जो पार्टिसिपेशन जो रोल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो 2020 में एक प्रोजेक्ट लाया गया। प्रोजेक्ट का नाम था उन्नति प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट था इसमें टारगेट रखा गया था कि हम जो है वो 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनमें स्किल डेवलप करेंगे ताकि मनरेगा जो प्रोग्राम है उसके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की कम हो सके। मनरेगा प्रोग्राम गांव में जो है वो 100 डेज का जो प्रोग्राम जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें क्या होता है,
ये जो उन्नति प्रोग्राम है इसमें कुछ लोगों को चूज करना होता है कि 100 डेज का जिन्होंने काम कर लिया है एक साल में, उन लोगों को चूज किया जाता है, उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है। तो 18 से 45 साल की जो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। फिर उनको 3 तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, या तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, या फिर रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर अगर हम बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र। तो इस तरीके से द ग्रामीण कौशल योजना इज ए प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम इन विच 70% ऑफ द trained candidates have to be compulsory employed with a minimum salary 6,000 ए मंथ। ये जो प्रोग्राम है इसमें 6,000 महीने की एक तरीके से कंपल्सरी जो जॉब है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन्नति जो प्रोग्राम है उसमें जो रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए था कि 2 लाख लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाती, उसमें सिर्फ 25,056 लोग जो हैं वो इसमें क्या हो पाए हैं, उनको स्किल मिल पाई है, उनको जॉब मिल पाई है। तो को अच्छा प्रोग्राम है कि मनरेगा जो है इसमें 100 डेज की जॉब प्रोवाइड की जाती है, और एक शॉर्ट ही नहीं है कि 365 डेज जो है वो आपको जॉब मिलेगी। ओके, तो ये बेसिक इशू है इसको रेगुलेट करने के लिए कि वो लोग जिनको ये स्किल डेवलप की जा सकती है उनको वहाँ पर फोकस किया जाए, ताकि मनरेगा के ऊपर लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो I2U2 एक अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शामिल कौन कौन है, तो इसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो इसी प्रोग्राम के इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंडिया और UAE जो है वो फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर के फोकस कर रहे हैं। I2U2 एक तरीके से वेस्ट एशिया जो है वहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने के लिए US ने अपना मीडिएशन रोल प्ले करने की कोशिश की, और उसी के बेसिस पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश हो पाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर देखो ईरान जो है उन्होंने ये क्लियर किया है कि उन्होंने जो यूरेनियम एनरिच जो प्रोग्राम है वो 60% तक इंक्रीज कर दिया है। मतलब उन्होंने जो भी यूरेनियम है उसको 60% तक एनरिच करने का जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट कर दिया है। आप सभी को पता है कि P5+1 जो ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें डिसीजन लिया गया था कि ईरान के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में उस ट्रीटी से, जिसको JCPOA एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिससे USA के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अपने आप को रिमूव कर लिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में तो जो बाइडेन है, तो उन्होंने रिमूव कर लिया, जिसके बाद में यहाँ पर कुछ डिस्कशन भी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, लेकिन एक कन्वर्जन, एक रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिला है। तो ये एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जो नेचुरली यूरेनियम की अगर हम बात करें तो नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है उसमें 2 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप होता है U238 और एक होता है 235। तो जो 235 होता है वो 0.7% होता है, और मैक्सिमम मतलब 99.99% जो है वो क्या होता है 238 होता है। लेकिन यूरेनियम 235 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक चेन रिएक्शन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होती रहे, इसको सस्टेन करता है U35। तो यूरेनियम में U35 की इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो एक प्रोसीजर लॉन्च किया जाता है, और इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि यूरेनियम में U35 का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ाया जाता है, जिसको ही बोला जाता है यूरेनियम एनरिच प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर 90% तक इंक्रीज कर दिया जाए, यूरेनियम को एनरिच कर दिया जाए, तो न्यूक्लियर जो वेपन है उनको बनाने में उसका यूज किया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि IAEA जो है वो टाइम टू टाइम जो भी ईरान के जो भी प्लांट है वहाँ पर यही तो व्यू करता है ना कि वहाँ पर यूरेनियम को एनरिच तो कहीं नहीं किया जा रहा है, कहीं वहाँ पर यूरेनियम से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड वेपन तो नहीं बनाए जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया, आपके समझ में आ गया कि यूरेनियम एनरिच प्रोग्राम क्या होता है। अब देखो, हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी कि आइसोटोप, यूरेनियम के 2 आइसोटोप और आइसोबार। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो ये टर्म जो है वो आपने बार बार सुनी होगी। आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और जो मास नंबर है वो डिफरेंट रहेगा।
मास नंबर डिफरेंट रहेगा। जो आइसोबार है उसमें क्या होगा, सेम तो क्या होगा, मास नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ टाइम के बाद में 1 दिसंबर से मेंटरशिप प्रोग्राम का जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो है वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या करवाया जाएगा, यहाँ पर आप सभी को पता है कि 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। तो इसमें आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर्स पार्ट जो है वो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी यहाँ पर आपकी करवाई जाएगी। ओके, ये जो प्रोग्राम है इसके चार्जेस रहेंगे 599 पर मंथ, यहाँ पर इसके चार्जेस रहने वाले हैं। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डेली बेसिस पर हम आपको टारगेट देंगे। आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा और करंट अफेयर पार्ट, मतलब हम मान लो हमने आपको टारगेट दिया कि आपको आज मई का या फिर जून का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, तो उसको फिर इवनिंग में या फिर कुछ टाइम के बाद में, जैसे यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप बोलोगे कि आपका वीकली टेस्ट होना चाहिए या फिर हर 2 दिन में टेस्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट के बेसिस पर फिर आपका टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हम देखें तो लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी करवाई जाएगी, और करंट अफेयर जो है वो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर आपका कवर करवाया जाएगा। कवर करवाने का मतलब ये है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको हम टारगेट देंगे उसको, और आपको कवर करना है, और क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको फिर उसको एक तरीके से रिवाइज करवाया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए प्रोग्राम बेनिफिशियल रहेगा, आपके टारगेट को डिसाइड करने में प्रोग्राम बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 दिसंबर से न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू।